हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कई दिनों के बाद जो हम अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इन दिनों में कोई ऐसी भर्ती नहीं आई जिसका मेरे को तैयारी करानी चाहिए। क्योंकि एलडीसी वगैरह की भर्ती आई थी, लेकिन देखिए कि उसमें थोड़ा सा सिलेबस जो है आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, तो वो उतना मैं सिलेबस नहीं करा सकता। मैं केवल टॉपिक जो विशेष होता है वो मैं यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कि राजस्व अधिकारी की भर्ती आ गई है। एक सुनहरा मौका है ग्राम सेवक के बाद जिनका चयन नहीं हुआ है और जिनका हुआ है वो राजस्व अधिकारी बनना चाहते हैं, तो फिर वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। कुछ लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। भाग ए और भाग बे दो आप जानते हो कि भाग है इसमें, और भाग ए तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, तो उसको तैयार करने में तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन भाग बे जो है थोड़ा सा बहुत कठिन एक तरीके से टॉपिक है, क्योंकि इसका सिलेबस तो मिल जाएगा आपको अर्बन जो हमारे जो है उनकी वेबसाइट जो है वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन उसको पढ़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कानूनी भाषा जो है हमारे सर से ऊपर चली जाती हैं, आप समझते ही हो। तो ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया हूँ कि ये जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है 2009 का, उसको मैं बड़े विस्तार से कराऊंगा आपको। ठीक है, यानी मेरी क्लासेस आपको देखने के बाद जो है कहीं अन्य से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आप क्वेश्चन भी आसानी से करोगे। और मुझे पता है कि अन्य यूट्यूबर्स भी पढ़ाएंगे इसको, लेकिन वो थोड़ा सा देखो कि वो एक तरीके से क्वालिटी नहीं प्रदान करेंगे आपको, और मैं थोड़ा सा क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और कंटेंट पर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा क्या एक तरीके से रणनीति रहेगी वो मैं आपको बता दूं, और मैं किस प्रकार पढ़ाऊंगा। क्योंकि अधिनियम को पढ़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई शब्दों के तो हमें अर्थ ही मालूम नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो हमसे नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको जो अधिनियम में जो शब्द हैं एकदम शब्दों के अनुसार पढ़ाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोई भाषा नहीं जोड़ूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं उन शब्दों के अर्थ बताता हुआ चलूंगा, सामान्य भाषा में जो हम उसको क्या कहते हैं। अगर मैं आपको वो बता दूंगा, तो फिर अगर उस भाषा में यानी कानूनी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन कोई आए तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, मतलब भाषा को लेकर के, क्योंकि और अन्य कोई बुक है ही नहीं जो आपको आसानी से समझा दे। और अगर आप आसानी से समझ भी गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हल, क्योंकि वो एकदम कानूनी लैंग्वेज में ही आने वाले क्वेश्चन। तो पहली तो बात ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सर जी ये जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है 2009 का, ये बड़ा विस्तृत है, और इसमें जो लगभग धाराएं आती हैं 344 धाराएं आती हैं, और 344 धाराओं के अंतर्गत कई सारी उपधाराएं देखने को मिलेगी और कई सारे उसमें खंड देखने को मिलेंगे। तो बड़ा एक तरीके से ब्रॉड है। और मैं कुछ आपको बताऊं तो उस अधिनियम में जो उसकी पीपीटी जो भी उसकी पीडीएफ है उसमें लगभग 352 पेज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको एक रणनीति के तौर पर ही पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आपने इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है नगर पालिका। सिलेबस में आता पंचायती राज, तो हम केवल पंचायती राज ही देखते हैं। हम नगर जो शासन नगरीय शासन है, नगरीय सुशासन, उसको हम नहीं देखते हैं। क्यों नहीं? क्यों? हमारे काम का ही नहीं है, और कहीं क्वेश्चन भी नहीं आता हमारा, बहुत सारे सिलेबस में नहीं होता नगरीय सुशासन। क्योंकि हम जो ज्यादातर पोस्ट है पटवारी, ग्राम सेवक, ये गांव से रिलेटेड है। ठीक है, तो नगर पालिका के बारे में आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और आप उसको एक तरीके से ब्रॉड रूप से जानते भी नहीं है। तो कुछ दिनों तक तो हम नगर पालिका के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, और जो शुरुआती धाराएं हैं वो नगर पालिका के इर्द गिर्द ही हैं। यानी उसमें समझाएंगे आपको कि भाई आखिरकार नगर पालिका है क्या, और किस प्रकार इसका गठन होता है, किस प्रकार इसका शासन होता है। समझ गए आप? मतलब पहले तो आपको, अगर आप नगर पालिका जान लेंगे, 3-4 दिन मुझे आप सुन लेंगे, मुझे आप एक तरीके से सहन कर लेंगे, तो फिर आगे का जो पार्ट है आप खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादातर मैं शब्द शुरुआत में ही समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है नगर पालिका, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप नगरीय स्वशासन जरूर पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, या फिर जो है आप या फिर जो है कोई क्लास से पढ़ लीजिए, कहीं से भी आप नगरीय स्वशासन पढ़ लीजिए। जब आप नगरीय स्वशासन पढ़ लेंगे तो आपको एक तरीके से ऊपरी तौर से जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार नगर पालिका है क्या। क्योंकि सबसे पहले मित्रों देखिए, ये जो नगर पालिका शब्द हैं
आप नगर पालिका सुनते ही आप उस नगर पालिका को मान लेते हो जिसकी जनसंख्या जहां अपने कितनी है 1 लाख से कम, उसको नगर पालिका तो कहते हैं। लेकिन ये जो नगर पालिका शब्द है ना, ये नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका तीनों के लिए आता है। यानी नगरीय स्वशासन के रूप में हम नगर पालिका शब्द का यूज करते हैं। तो यहां पर केवल नगर पालिका के लिए अधिनियम नहीं है, बल्कि निगम, परिषद और नगर पालिका तीनों के लिए है। हालांकि हमारे जो राजस्थान में नगर पालिका को जो निचले स्तर पर जो होता है, क्योंकि त्रिस्तरीय ढांचा बनता है, जिस प्रकार ढांचा पंचायती राज में बनता है उसी प्रकार का ढांचा नगर पालिका यानी नगरीय स्वशासन में बनता है। जिसके नीचे अगर राजस्थान की हम बात करें तो नीचे होते हैं नगर पालिका, एनपी नगर पालिका होगी, और बीच मध्य स्तर पर जो होता है उसको हम कहते हैं नगर परिषद, और ऊपर जो होता है नगर निगम होता है। तो सबसे पहली मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो नगरीय स्वशासन को जरूर पढ़ लीजिए, नगर निगम, ठीक है। नगर पालिका किसको कहते हैं? जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है उसको हम कहते हैं चेयरमैन, या फिर उसको अध्यक्ष ही कहते हैं, जैसे कि नगर पालिका का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष ही कहते हैं यहाँ पर। और जो है कोई अधिकारी की बात करें तो अधिशासी अधिकारी यहाँ पर होता है। और अगर मैं बात करूं नगर परिषद की, तो इसकी जनसंख्या होती है 1 लाख से 5 लाख तक, और यहाँ पर जो बैठता है उसको हम अध्यक्ष को कहते हैं सभापति, और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो उसको हम आयुक्त कहते हैं, ठीक है, आयुक्त। और नगर निगम की बात करें तो जनसंख्या होती है 5 लाख से अधिक, और इसका अध्यक्ष महापौर, उप महापौर होते हैं यहाँ पर, और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर होता है। समझ गए आप? तो मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे पहले आप नगरीय स्वशासन पढ़ लेंगे ना, तो आपको कई जो शुरुआती धाराएं हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगी। आसान इसलिए हो जाए क्योंकि इसमें गठन है, इसमें जो है इस पर संरचना है नगर पालिका की, ठीक है, यानी तीनों की संरचना है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो जब भी मैं नगर पालिका बोलूं तो आपके मन में ये तीनों आ जाने चाहिए, आपके जहन में इन तीनों की छवि आ जानी चाहिए, इस त्रिस्तरीय ढांचा की, ठीक है। और नगरीय स्वशासन की बात करें तो ये भाग 9A में आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? भाग 9A में देखने को मिलेंगे, भाग 9A में देखने को मिलेंगे। और ये जो अनुसूची होगी इस नगरीय स्वशासन की, अनुसूची 12वीं अनुसूची होगी, और इसमें जो है 243 से 243 पी से ए से ओ तक तो जो पंचायती राज होता है, और 243 पी से 243 जेड जी 18 अनुच्छेद जो है नगरीय स्वशासन से। तो मेरी आपसे गुजारिश है आप नगरीय स्वशासन को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जो हमारे 1 जून 1994 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है लागू होता है, प्रभाव में आता है, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको शुरुआती जो धाराएं हो वो आसान हो जाएगी। अब हम आते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पर। ये 2009 में आता है, 11 सितंबर 2009 को आता है। इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे? देखिए, इसमें कई सारे अध्याय होंगे, इसमें जो है कई सारी जो धाराएं होगी और उपधाराएं होगी, लेकिन हम जो है पढ़ेंगे 344 धाराएं इसमें, ठीक है। कितनी धारा आगे हम बात करेंगे पूरी, इसमें 344 धाराएं हैं। अब इन 344 धाराओं को अगर आप पूरे एकदम डीप से पढ़ लोगे ना, पूरे डीप से, तो फिर काम बनेगा। अगर आप ऊपरी तौर पर केवल धाराओं के नाम याद रख लेंगे ना, तो भी आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। इसलिए 352 दिन मान लीजिए आप, कितने? 352 दिन मान लीजिए आप, 352 दिन आप मान लीजिए, 352 पेज है हमारे, ठीक है। कितने हैं पेज? 352 हमारे पेज हैं, और 352 पेज हमें कितने दिनों में कंप्लीट करना होगा? इसको हमें कंप्लीट करना होगा मित्रों 30 दिनों में कंप्लीट करना होगा। यानी अगर आप जोड़ लगाए, आप समझ पा रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, हर दिन 10 पेज हमें कंप्लीट करने होंगे। कितने पेज? हर दिन हमें 10 पेज जो है कंप्लीट करने होंगे उस अधिनियम के। अब मैं यहाँ पर पेज को मान करके आधार मान करके चलूंगा, इसलिए चलूंगा क्योंकि देखो कि अगर मैं धाराओं को मान के चलता हूं कि रोजाना हम 1 धारा पढ़े, 2 धारा पढ़े, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई धारा 3 लाइनों की हो और कोई धारा 3 पेज की हो, तो है ना, तो टाइम ऐसे इधर उधर हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि 10 पेज या फिर ज्यादा से ज्यादा 11 पेज, अगर टाइम मतलब कम टाइम हो जाता, और क्लास की जो है अवधि रखेंगे 1 घंटा या फिर उससे कम, क्योंकि देखो कि कानूनी भाषा होती है वो 1 घंटे से ज्यादा हम झेल नहीं पाते हैं। मैं भी खुद नहीं झेल पाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते, तो फिर आपको तो मैं समझ सकता हूं। तो 1 घंटे में हम जो है इस चैप्टर को
मतलब जो है एक क्लास हमारी 1 घंटे के अंदर अंदर होगी। अगर 10 पेज जल्दी जल्दी हो गए, यानी अगर उसमें लैंग्वेज आसान हो और आपको आसानी से समझ में आ गया तो फिर ठीक है, आधे घंटे में एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी और आपके लिए एक तरीके से सुनहरा वो रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। और दिन के मान के चलिए कि 2 घंटे तो मिनिमम आपको इस अधिनियम को देने पड़ेंगे। अब यहां पर आपको देखिए कि भाग बे में हम बात करें मित्रों, तो 3 पार्ट आते हैं भाग बे में। पहला पार्ट आता है ये हमारा अधिनियम, और दूसरा पार्ट आता हमारा जो नियम बने हुए हैं, कई सारे नियम हमें पढ़ेंगे यहाँ पर, तो वो नियम आते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं तीसरे पार्ट की, तो उसमें आती है नगरीय जो है निकायों से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, वो आएगी। तो ये मान के चलिए कि आपको जो है योजना, तो देखिए योजना 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और अनअकैडमी पर सुरेश जी सर है हमारे, उन्होंने योजना पूरी करा रखी है, अभी कराइए, आज कराइए, मतलब आज मैं क्लास डाल रहा हूं, यानी हम बात करें आज तारीख की, तो 28 अगस्त को जो है उन्होंने करा दी योजनाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है उन योजनाओं को पढ़ लीजिए और उस पीपीटी को बार बार पढ़िए। आप नोट्स मत बनाए, केवल पीपीटी पढ़िए, क्योंकि नोट्स में टाइम बहुत लगता। तो पीपीटी पढ़ेंगे, जब भी मन किया कि नोट्स पढ़ने का तो पीपीटी पढ़ लीजिए। तो उन्होंने योजना करा रखी है, तो योजना तो वहां से कंप्लीट हो जाएगी। रही बात नियमों की, तो 30 दिन में तो ये अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन में तो ये अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा और 10 दिन में इस अधिनियम का रिवीजन करूंगा। तो उसके बाद नियम होंगे तो नियम पढ़ा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 7-8 पेज के नियम होंगे, हम कर लेंगे नियम। 4-5 नियम है बस, 1974 के वगैरह वगैरह नियम है जो हम कर लेंगे, भूमि निष्पादन से संबंधित वगैरह, ठीक है, वो हम नियम पढ़ लेंगे। जब आपको अधिनियम समझ में आ जाएगा 2009 का, तो नियम भी आसानी से समझ में आएंगे। तो नियम हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले नियम करने लग जाए तो वहां पर आपको नगर पालिका ही पता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, तो समझ में आ गया कि हमारी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार हम पढ़ेंगे, आखिरकार आपको क्या करना है। नगरीय स्वशासन का मैंने आपको होमवर्क दिया, प्लीज आप कर लेना, उसको कहीं से भी करना। हाँ, भले नोट्स मत बनाना, केवल देख लेना नगरीय स्वशासन को, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करें। आज कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। मैं आपको कुछ धारा 1-2 धारा पढ़ा देता हूं, ज्यादा नहीं, 2-3 धारा पढ़ा देता हूं आज। देखिए, इस अधिनियम का जो हम बात करें मित्रों, ये हमारा अधिनियम आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, मतलब 2009 में ये पारित होता है। कब? 11 सितंबर 2009। डेट क्या है? 11 सितंबर 2009 हमारी डेट है, ठीक है। 11 सितंबर 2009, 11 सितंबर 2009 को ये अधिनियम आता है। अब इस अधिनियम में कई सारे अध्याय हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ नहीं है यहाँ पर, कई सारे अध्याय है, यहाँ पर कई सारी धाराएं हैं। धारा 1 देखिए, सबसे पहले धारा 1। धारा 1 मित्रों कुछ नहीं है, केवल ये बता रही है कि ये जो अधिनियम है ये कहाँ पर लागू होगा, इस अधिनियम का नाम क्या है, और ये अधिनियम आया कब से, यानी ये प्रारंभ कब से है। तो ये जो अधिनियम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, ये हमारा आया है 11 सितंबर 2009 को, और इसी दिन ये लागू हुआ 11 सितंबर 2009 को। मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो मैं देखिए स्क्रॉल करके ही मैं, मतलब जो हमारा टच पैड है उसी से मैं लिख रहा हूँ, तो आप ठीक है, जो कंटेंट लिखा हुआ है ना वहीं पर ध्यान दीजिए। तो 11 सितंबर 2009 को हमारा क्या आता है, ये अधिनियम आता है। इस अधिनियम का नाम क्या है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम इसका नाम है। और ये कहां पर लागू होगा, तो हमारे संपूर्ण राजस्थान में लागू होता, केवल छावनी जो क्षेत्र है उनको आप छोड़ दीजिए, और ये संपूर्ण राजस्थान में हमारा लागू होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस अधिनियम का नाम है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान राज्य में है, और ये ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना। सबसे पहले तो देखिए, राज्य सरकार तो समझ में आ गई, यानी हमारी अशोक गहलोत साहब की सरकार, उस समय तो अशोक गहलोत की थी 2009 में, ठीक है। राजपत्र क्या होता है सर जी? राजपत्र क्या होता है? राजपत्र होता है मित्रों हमारे जो भी शासनादेश होता है, शासनादेश मतलब शासन के आदेश, शासनादेश, शासन के आदेश जो भी होते हैं, अशोक गहलोत सरकार जो भी आदेश देती है उसको हम राजपत्र कहते हैं। और उस राजपत्र में जो विशेष सूचना होती हैं उसको हम कहते हैं अधिसूचना।
यानी अधिसूचना होगी राजपत्र में, और राजपत्र में क्या होगी? अधिसूचना होगी। तो राजपत्र शासन आदेश होगा और अधिसूचना होगी उस राजपत्र में, विशेष जो सूचना होती है उसको हम अधिसूचना कहेंगे। तो पहले तो आपको राजपत्र में कहीं कहूं तो शासन आदेश नाम आ जाना चाहिए, यानी शासन का आदेश है, अशोक गहलोत का आदेश है, और अधिसूचना उस आदेश में अंकित जो भी सूचना है वो हमारी अधिसूचना है। ठीक है, तो यही ऐसे शब्द हैं जो उसको थोड़ा सा भारी बना देते हैं इस लैंग्वेज को। तो अधिनियम कब से आता है? 11 सितंबर 2009। इस अधिनियम का नाम है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, और ये हमारा जो है राजस्थान में लागू होगा, पूरे राजस्थान में, केवल छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके। आइए दूसरी धारा पढ़ते हैं। धारा केवल एक यही है, ठीक है। दूसरी धारा अध्याय 2 में क्या है? अध्याय पहले में क्या था और यहां पर धारा दूसरी क्या है? देखिए, धारा दूसरी की मैं बात करूं मित्रों, धारा दूसरी में कुछ नहीं है, परिभाषाएं दी गई हैं। अब मैं चाहता तो 10 पेजों की वो परिभाषा मैं आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि कई सारी परिभाषा वहां पर ऐसा लिखा हुआ कि आप उस अधिनियम में जाए, नहीं सॉरी, आप उस धारा में जाए। तो हम क्यों धारा में जाए? वहां पर हम धारा को पढ़ते पढ़ते ही चले जाएंगे और भाषा जो परिभाषा होती है वो देखते जाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार हम समझ में आएगी। पहले से रट के परिभाषा तो हम याद नहीं कर सकते, कुछ नहीं है वहां पर। संक्रमणशील क्षेत्र क्या होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, नगर पालिका क्या होती है, यही उसमें बताया गया, लेकिन वो भी कानूनी लैंग्वेज में बताया गया, इसलिए टाइम वहां पर ज्यादा लगेगा। और कई सारे वहां पर उपबंध बताए गए कि भाई आप धारा उसमें जाए, उस धारा के अधीन होगा, उस धारा के अंतर्गत होगा, तो हम बहुत सारी धारा को उसी में देखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि धारा 2 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है, केवल ये याद रख लीजिए। और परिभाषा ना तो आपको देखने की जरूरत है ना मेरे को। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो शब्द आएंगे मैं आपको उसका अर्थ बताता हुआ चलूंगा, तो फिर क्यों हम टाइम बर्बाद करें। तो धारा दूसरी में क्या है मित्रों? धारा दूसरी में परिभाषाएं हैं। कौन सी परिभाषा? जो इस अधिनियम में लागू होगी, ठीक है। तो धारा फर्स्ट संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, धारा 2 में परिभाषाएं। अगला हम अधिनियम पढ़ते हैं, अगला अधिनियम की धारा पढ़ते हैं। देखिए अध्याय 2, अध्याय फर्स्ट में तो केवल धारा फर्स्ट एंड सेकंड थी। अध्याय 2 में जो है मित्रों नगर पालिका का गठन और शासन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अध्याय होंगे, जैसे जैसे अध्याय आएंगे हम पढ़ते जाएंगे। और पहले से ही अगर हम रट के बैठे हैं तो कुछ याद नहीं होना। मेरी थोड़ी सी अलग रणनीति है पढ़ाने की आपको, ताकि इसी क्लास में आपको याद होते जाएं। और जब क्लास कंप्लीट होगी तो मैं आपको उसका रिवीजन भी करा दूंगा उस क्लास का। देखिए नगर पालिका का गठन और शासन। अब यहां पर थोड़ा सा अपने कानों को खोल लीजिए और मेरी बात सुनिए। देखिए धारा जो 3 है मित्रों वो संबंधित है नगर पालिकाओं के परिसीमन से संबंधित। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के परिसीमन से जो है धारा 3 संबंधित है। यानी इस धारा में क्या बताया जाएगा? इस धारा में बताया जाएगा कि भाई नगर पालिका की बाउंड्री कहां कहां तक है, उस नगर पालिका का किस प्रकार विकास हुआ है, उस नगर पालिका में किस प्रकार क्षेत्र मिलाए गए हैं, उस नगर पालिका को कितनी नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया है, उस नगर पालिका में कौन सी अन्य नगर पालिका मिला दी गई है। यानी कुछ नहीं है, धारा 3 ये कहती है कि भाई नगर पालिका का परिसीमन यानी उसकी सीमा तय होगी, ये कहां तक उसका विस्तार है, तो यही हमें बताएंगे धारा 3 में। देखिए धारा 3 क्या कहती है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले देखिए ये मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है ए, ठीक है। उस क्षेत्र का नाम है ए। थोड़ा सा हम डिजाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ये ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र है बी, एक क्षेत्र है डी, सॉरी एक क्षेत्र है ई, ठीक है। ये देखिए एक क्षेत्र हमारा ए, एक क्षेत्र है बी, ठीक है। और ये हमारी कोई नगर पालिका है सी, और ये हमारी कोई नगर पालिका है डी, ठीक है। समझ पा रहे हो? एक हमारा क्षेत्र ए और दूसरा क्षेत्र है बी, ये हमारी नगर पालिका सी और डी भी हमारी क्या है, कोई एक नगर पालिका है। मैंने अशोक गहलोत साहब जी को फोन लगाया, बैठा बैठा था मैं, रात को बोर हो रहा था। मैंने कहा अशोक गहलोत जी हमारे गांव के पास एक ए नाम का क्षेत्र है और उसमें नगरीय प्रवृत्ति है, यानी वो थोड़ा सा नगर की तरह लगता है, कस्बा है हमारा। क्यों ना आप उस ए को नगर पालिका घोषित कर दो। मतलब नगर पालिका में जो 3 स्तरीय ढांचा होता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो मैंने कहा अशोक गहलोत जी आप काम करो ना, ए क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दो, क्योंकि जो उसमें जो है नगर पालिका के गुण आ रहे हैं, ठीक है। मतलब नगर पालिका गुण मतलब वहां पर जो है गैर कृषि कार्य भी अधिक हो रहे हैं, मतलब कृषि कार्यों के मुकाबले। तो अशोक गहलोत जी ने कहा ठीक है, मैं ए को क्या कर रहा हूँ, घोषित, नगर पालिका घोषित कर रहा हूँ।
ठीक है, तो मैंने ऐसा कहा और उन्होंने कर दिया। फिर मैंने कहा अशोक गहलोत जी, हमारे गांव के पास ही एक बी नाम का क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्र है बी नाम का। वो इतना बड़ा तो नहीं है कि भाई हम उसको नगर पालिका घोषित कर दे, लेकिन उसी क्षेत्र के नजदीक एक नगर पालिका है जिसका नाम है सी, तो क्यों ना आप उस बी क्षेत्र को सी नगर पालिका मिला दो। अशोक गहलोत जी ने कहा सुनील यार, तू मेरा बहुत एक तरीके से जानकार, मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि दोस्त वगैरह हैं, तो ठीक है, मैं जो है बी को सी में मिला देता हूं। तो मैंने कहा अशोक गहलोत जी बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बी को सी में मिला लिया, अब बी को वो सारे फायदे होंगे जो सी को फायदे मिल रहे थे। फिर मैंने कहा अशोक गहलोत जी, अब सी तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है नगर पालिका, एक काम कीजिए ना, आप उस नगर पालिका को 2 भागों में बांट दीजिए। ये तू ऐसा गलत कर रहा है। मैंने कहा नहीं अशोक जी प्लीज कर दीजिए, वो बड़ी नगर पालिका है, वहां पर प्रशासन चलाने में बहुत दुविधा हो रही है हमको। तो क्या ठीक है, मैं सी को 2 भागों में बांट देता हूं, पी नगर पालिका और क्यू नगर पालिका, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू अशोक गहलोत जी। अब मेरा कोई दोस्त आया और उसने कहा कि सुनील यार, क्यू जो नगर पालिका है ये बहुत छोटी हो गई है क्षेत्र में, और उसी क्यू नगर पालिका के पास में एक डी नगर पालिका है, क्यों ना अशोक गहलोत जी को फोन कर और डी और क्यू को मिला करके दोनों नगर पालिकाओं को एक बड़ी नगर पालिका जेड का निर्माण कर लिया जाए। मैंने कहा अशोक गहलोत जी नहीं मानेंगे, ऐसा नियम है ही नहीं। तो क्या नहीं ऐसा नियम होगा कहीं अधिनियम में, फोन तो कर पूछ तो सही। मैंने कहा ठीक है अशोक गहलोत जी प्लीज एक काम कीजिए, डी नगर पालिका और क्यू नगर पालिका को मिला करके आप जेड नगर पालिका बना दीजिए। ठीक है अशोक गहलोत जी का ये हमारा नियम है, मैं कर देता हूं। अब इस उदाहरण के माध्यम से जो मैंने दिया है क्या समझ में आया, हम इसको मिटाते हैं, आप देखिए सारे कुछ, ये हमारा अधिनियम कंप्लीट हो गया, ये धारा कंप्लीट हो गई, देखना आप। एक मिनट, ये धारा कंप्लीट हो गई। पहले मैंने अशोक गहलोत जी को फोन किया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अशोक गहलोत जी ए नाम का क्षेत्रफल है, आप उसको नगर पालिका घोषित कर दो। आपका शासनादेश राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ए नाम के क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दो। अशोक गहलोत जी ने काम कर दिया। मैंने कहा अशोक गहलोत जी बी नाम का क्षेत्र है, आप उसको सी नाम के नगर पालिका मिला दो प्लीज। तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया, राजपत्र गजट जारी करके, ठीक है, गेजेट जारी करके। और मैंने जो है हमारा अशोक गहलोत जी को फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा अशोक गहलोत जी सी नाम की कोई नगर पालिका उसको 2 भागों में बांट दीजिए प्लीज, हमारे प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं हम वहां पर। तो ठीक है अशोक गहलोत ने ये भी काम कर दिया। और मैंने कहा अशोक गहलोत जी डी नाम की जो नगर पालिका बहुत छोटी है और हमारी क्यू नाम की नगर पालिका भी छोटी होगी, आप प्लीज इनको मिला करके एक नगर पालिका बना दीजिए। अशोक गहलोत जी ने ये भी काम कर दिया। और यही सारे काम धारा 3 में लिखा हुआ है, पढ़िए मेरे साथ। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है उसको नगर पालिका घोषित कर सकेगी। किसके पास अधिकार है? राज्य सरकार के पास। किसके माध्यम से करेंगे? गजट जारी करेंगे, राजपत्र जारी करके। और क्या उसकी होगी उसमें अधिसूचना होगी। राजपत्र में तो अधिसूचना ही होती है। या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में हम सम्मिलित कर सकेगी। कोई भी क्षेत्र को किसी जो पहले से नगर पालिका बनी हुई उसमें हम मिला लेंगे। किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपवर्जित, मैंने ये उदाहरण नहीं दिया, मैंने मान लीजिए कोई टी नाम की नगर पालिका और उसमें जो है क्यू नाम की कोई क्षेत्र है, ठीक है, क्यू नाम का कोई क्षेत्र है। ये मैंने उदाहरण देना भूल गया मैं। क्यू नाम का कोई क्षेत्र है। मैंने कहा अशोक गहलोत जी ये जो क्यू नाम का क्षेत्र है ना, वहां पर कृषि कार्य अधिक हो रहे हैं और मुझे लगता है कि उसमें कोई नगर पालिका गुण है ही नहीं, गांव की तरह लगता पूरा। अशोक गहलोत जी ने कहा हाँ ये तो बात सही है आप, तो अब क्या करें? मैंने कहा उसको अपवर्जित कर दो। अशोक गहलोत जी क्या भाई सीधी भाषा बताओ, हम वर्द आदमी, हम सामान्य भाषा समझेंगे। मैंने कहा अशोक गहलोत जी अपवर्जित का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ दो, हटा दो। अपवर्जित का अर्थ हो गया त्याग देना। त्यागना मतलब इस टी नगर पालिका में से क्यू नाम के क्षेत्र को त्याग देना, यानी किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका से अपवर्जित कर सकेगी। किसके पास अधिकार है? राज्य सरकार के पास। किसी भी नगर पालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी। सीमाओं परिवर्तन का मतलब एक नगर पालिका को 2 भागों में बांट देना या फिर किसी नगर पालिका को किसी दूसरी नगर पालिका में मिला देना। तो ये हमारी धारा 3 है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। क्या इतना पढ़ने से ही कंप्लीट होगी धारा? नहीं जी। अगला देखिए, खंड ख के
खंड के, इसका धारा 3 का खंड के देखिए, इसमें जो है ये हमने जो चारों कंडीशन पढ़ी है ना, अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम जो है सदस्यों के निर्वाचन के बारे में देखेंगे। क्योंकि कोई भी क्षेत्र को जब नगर पालिका हम बना रहे हैं तो वहां पर उसको चलाने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर सदस्य भी होंगे, तो वहां पर सदस्य किस प्रकार आएंगे वो भी हमारी धारा 3 में होगी। अगर हम उस क्षेत्र को नगर पालिका से त्याग रहे हैं तो उस त्यागे हुए क्षेत्र के सदस्य क्या करेंगे, उनको क्या कोई काम मिलेगा, क्या वो हट जाएंगे वापस, तो ये भी हमें देखना होगा। तो ये हमारे जो है इस धारा 3 के अंतर्गत ये भी हमें देखना होता है। तो खंड के की पहली कंडीशन देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका जब घोषित किया जाता है तब उसमें क्या होगा, अगर उस क्षेत्र में नगर पालिका घोषित किया जाता, उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाता है मित्रों, तो फिर वहां पर सदस्य होंगे और उन सदस्यों का निर्वाचन आपको 6 माह के भीतर भीतर करना पड़ेगा। ठीक है, 6 माह कब से, जब से वो हमारी बनती है नगर पालिका, तो उस 6 माह के भीतर आपको उन सदस्यों का निर्वाचन करना पड़ेगा। तो खंड के में ये बताया जा रहा है, आगे ये कंडीशन लिखी होगी लेकिन मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं। खंड के ख कह रहा है कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र जब नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए, यानी जब उसको त्यागा जाए, तो फिर आपको उस त्यागे हुए क्षेत्र के जो सदस्य हैं उनको हटाना पड़ेगा। उनका कोई काम नहीं है, वो गांव से आ रहे थे, वो उस क्षेत्र से आ रहे थे जहां से नगर पालिका के कोई गुण ही नहीं है, तो फिर हम उन सदस्यों को क्यों नगर पालिका में रखें, छोड़ो उन सदस्यों को, तो उन सदस्यों को हटा दिया जाएगा। जब नगर पालिका क्षेत्र भी हटा देंगे तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को भी हटा देंगे। गे क्या कह रहा है कि किसी नगर पालिका की सीमाओं को जब एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका में जब सम्मिलित किया जाता है, तो मान लीजिए सी नगर पालिका है और डी भी कोई नगर पालिका है, मैंने सी नगर पालिका को डी में सम्मिलित कर लिया, तो सी नगर पालिका के जो भी सदस्य थे वो इस डी नगर पालिका के सदस्य कहलाएंगे। इस सी नगर पालिका के अध्यक्ष भी वहां पर सदस्य ही होंगे जब तक कोई अन्य उपबंध नहीं कर दिया जाए, यानी यहाँ का अध्यक्ष वहां पर जाकर के अध्यक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि पावरफुल हमारी डी नगर पालिका है, सी हमारी कमजोर नगर पालिका है, क्योंकि इसको उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, तो इसके सदस्य अध्यक्ष वगैरह वहां पर जाकर के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, जब तक कोई सरकार अन्य उपबंध वहां पर कोई नियम वगैरह निर्देश लागू नहीं कर दे तब तक। ठीक है, और नगर पालिका को जब 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित किया जाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर उस नगर पालिका, मान लीजिए टी नगर पालिका है, टी नगर पालिका को मैंने 2 भागों में बांट लिया, एक एम नगर पालिका और दूसरी एन नगर पालिका, तो फिर देखिए इस थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, टी नगर पालिका को मैंने 2 क्षेत्रों में बांट लिया, एक तो एम बन गया, एक दूसरी हमारी एन बन गया, मतलब 2 नगर पालिका बन गई। अब देखिए कि टी नगर पालिका में जो एम नगर पालिका उस क्षेत्र को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी इस क्षेत्र के जो सदस्य जो टी नगर पालिका में थे वो अब सदस्य एम नगर पालिका के हो जाएंगे। ठीक है, कोई अन्य सदस्यों का निर्वाचन करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर अध्यक्ष वगैरह चुनना होगा, केवल यहाँ के जो सदस्य हैं वो एम नगर पालिका में चले जाएंगे। यानी टी नगर पालिका में जो क्षेत्र एम नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस एम नगर पालिका वाले क्षेत्र के सदस्य वो एम नगर पालिका के सदस्य हो जाएंगे, जब तक कोई सरकार अन्य उपबंध ना कर दे। अब टी नगर पालिका में एन नगर पालिका क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र था और उस क्षेत्र में जो आने वाले सदस्य थे वो एन नगर पालिका के हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? और कोई भी स्थानीय क्षेत्र जब नगर पालिका नहीं रहती है, यानी जब उस क्षेत्र को जो नगर पालिका पहले थी, मान लेते जेड, अब अशोक गहलोत ने ये कह दिया कि भाई ये नगर पालिका गुण नहीं है, हम इसको हटा रहे हैं, तो इसके जो सारे सदस्यों को वो हटाने पड़ेंगे। यानी जब नगर पालिका से अपवर्जित किया जाता है कोई क्षेत्र, या फिर कोई नगर पालिका को जब उस क्षेत्र बना दिया जाता है और नगर पालिका को उसमें कोई उस अस्तित्वहीन हो जाती है, तो वहां पर भी सदस्यों को हटाना पड़ेगा। इसको मैं करता हूं इरेज। ठीक है, इसको करता हूं इरेज। इसको करता हूं मैं इरेज। 1 मिनट मित्रों, बहुत देखिए, अब समझते हैं हम इस अधिनियम में जो लिखा हो, इस धारा में जो लिखा वो पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए तो फिर
खंड के अधीन आने वाले मामले में उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 मास की अवधि के भीतर भीतर आपको वहां पर सदस्यों का निर्वाचन करना पड़ेगा। कोई भी स्थानीय क्षेत्र जब नगर पालिका से अपवर्जित किया जाता है तो फिर उस अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों का जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे उन सदस्यों को हटाया जाएगा। ठीक है, मैंने जो कहा वही है। किसी नगर पालिका की सीमाओं को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका में जब उसको समामेलन यानी उसमें मिलाया जाता है, उसका मिलन करके और विलय करके और एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिकाओं में जब बांटा जाता है या जो भी परिवर्तन किया जाता है तो उसके तहत खंड ग के अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसी नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका मिलाई जाती है, विलय की जाती हैं, तो फिर इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक यानी इस अधिनियम के अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उस नगर पालिका के उपाध्यक्ष जो उसमें मतलब उस नगर पालिका जिसमें मिलाए जा रहे हैं तो उस नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई हैं सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सभी सदस्य समझे जाएंगे। और जहां कोई नगर पालिका 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है वहां नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। यानी जो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ये 3 नगर पालिका है, इसमें से 2 एम और एन नगर पालिका बना दी जाई गई है। तो 3 नगर पालिका में इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे सदस्य वो एम नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे। जो एन नगर पालिका वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व टी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो वो एन नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे। ऐसी नवीन नगर पालिका यदि इस अधिनियम का दिन पहले विघटित नहीं कर दी जाए वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगर पालिका बनी रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है ये बताया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें ये एक और भी कंडीशन बनती है जो मैंने आपको नहीं बताया। देखिए और कौन सी कंडीशन बनती है तो उसको भी आप समझ लीजिए। जो ये इसमें जो लिखा हुआ वो भी कंडीशन समझ लीजिए आप कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और ये हमारी टी नगर पालिका है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं उसमें से इस क्षेत्र में नगर पालिका बना रहे हैं, इस क्षेत्र में से नगर पालिका बना रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जो 3 नगर पालिका में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो इस नगर पालिका के सदस्य हो जाएंगे। तो ये तो एक नगर पालिका अगर विघटित की गई है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और एम नगर पालिका तब तक रहेगी जब तक हमारी 3 नगर पालिका रहेगी। ठीक है, अगर इसके लिए सरकार एम नगर पालिका लिए कोई अन्य उपबंध कर दे तो फिर वो लागू होंगे। तो ये हमारी मित्रों कौन सी है, ये धारा 3 में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये धारा 3 का केवल एक उपधारा कंप्लीट हुई है, क्योंकि धारा 3 में जो है कई सारे जो आगे आएंगे उपधाराएं भी आएगी, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट था नगर पालिका का परिसीमन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखें उपधारा 2 में चलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये नियत दिवस का अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा वगैरह सब कुछ ये आपको वैसे नहीं पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना। और चौथे में क्या था, खंड ग में कि भाई कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका जो है अब नहीं रह पाती है। ठीक है, पहले नगर पालिका थी लेकिन अब उसको क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और नगर पालिका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो फिर उस अधिनियम में आने वाले नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा और वहां के सदस्यों को भी हटा लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, देखिए अब यहां पर जो है उपधारा 2 क्या कह रही है धारा 3 की। उपधारा कुछ नहीं कह रही है, बस आप इसको पढ़ लीजिए, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए ये लिखा हुआ है कि पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का, पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का और इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगर पालिका, यानी जो पहले से स्थापित नगर पालिका है और दूसरी कोई नई नगर पालिका बनाई जा रही है, और ऐसी प्रत्येक नगर पालिका जिसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, तो यह कर्तव्य होगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि भाई उस नगर पालिका कहां तक बाउंड्री होगी और कहां तक वो अपना कुछ कार्यभार करेगी, यानी कहां पर जो है अपने खर्चे पर उसको परिनिर्मित करेगी और उसका अनुरूक्षित करेगी उस सीमा क्षेत्र को। तो ये उसमें इसमें बताया जा रहा है। तो यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में, उस विशेष सूचना में यथावर्णित जैसा कि वर्णन किया गया है, अपने प्राधिकार में, अपने अधिकार क्षेत्र में ही नगर पालिका की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को, उसकी सीमा या फिर जो परिवर्तन की जा रही है सीमा,
पर निश्चित करते हुए, उसको निश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले तथा ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत, कलेक्टर साहब के द्वारा जो निमित्त प्राधिकृत होता है इस काम को करने के लिए, नगर पालिका को सीमा वगैरह चेंजेस लाने के लिए, तो किसी अधिकारी के द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, अपने खर्चे पर जो है परिनिर्मित या स्थापित कराए और तत्पश्चात अनुरक्षित रखें। ठीक है, तो उस सीमा चिन्ह को उस नगर पालिका को रक्षित करना पड़ेगा, जो सीमा चिन्ह कलेक्टर साहब या उसके द्वारा कोई अन्य जो प्राधिकृत अधिकारी होता है वो सीमा चिन्ह बनाता है। तो ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, केवल कलेक्टर साहब की यहाँ पर भूमिका आती है जो सीमा चिन्ह वगैरह तय करते हैं, या फिर सीमा चिन्ह कलेक्टर साहब के द्वारा कोई अन्य जो प्राधिकृत अधिकारी होता है वो करते हैं। ठीक है, और लेकिन धारा 3 की उपधारा फर्स्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी नगर पालिका क्या होगा, और उसमें सदस्यों का चुनाव जो है वो 6 माह के भीतर कराएंगे जब हम कोई क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पर यहीं पर क्लास को ड्रॉप करूँ, क्योंकि देखो कि आज मैं आपको कुछ लोड नहीं देना चाहता हूँ। तो अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हो, दादू क्लासेज टेलीग्राम चैनल जो है, तो वहाँ पर जो है मैंने ये अधिनियम दे दिया है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो बाद में जाकर के उस अधिनियम को भी पढ़ लेना, और नोट्स बनाना चाहो तो मेरी भाषाओं को आप रिकॉर्ड करके भी, मतलब जो भी है वो उसको आप लिख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर रिवीजन कर रहे हो तो भी हमारी क्लास को देख लेना और साथ में अधिनियम पढ़ लेना, काम हो जाएगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतना लिखोगे कब लिखोगे भाई, 344 पेज आएंगे, 365 लगभग आपके 352 पेज आएंगे, तो हम उतना नोट्स नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 1 साल नहीं है हमारे पास, 1 या 2 महीने, 1 महीने में तो हमें ये कंप्लीट पढ़ना होगा, तभी जाकर के हमारा कुछ काम होगा, रिवीजन होगा, तभी जाकर हम उसको कंठस्थ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो ग्रुप से भी आप जो चैनल जो हमारा टेलीग्राम है वहां पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिंक दे दूंगा, और हम जो है अधिनियम को विस्तार से पढ़ेंगे। आज आप बताना आज आपको कैसी क्लास लगी। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था, मैं आपको विशेषकर थोड़ा सा नहीं पढ़ा पाया ज़्यादा, मतलब एक तरीके से डीप होकर के, मेरा आप केवल आज इंट्रोडक्शन क्लास लेने का था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ आपको पढ़ा दिया जाए। धारा 1, 2 और 3 तो धारा लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 3 धाराओं के साथ में आपको नाम भी याद हो जाएंगे। धारा 1 क्या थी, धारा 1 थी उस अधिनियम का नाम, प्रसार वगैरह बताया जा रहा था। धारा 2 थी जिसमें परिभाषा थी जो हमें नहीं देखनी है। धारा 3 में क्या थी, धारा 3 में थी हमारे नगर पालिका का जो है परिसीमन था। ठीक है, और अध्याय 2 जो हमारा नगर पालिका का शासन और उसका जो सीमा वगैरह वो हमें गठित करने, उसका गठन करना है नगर पालिका का। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।